एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7, जिसका नेम है डायरेक्टिंग। अब जो डायरेक्टिंग है वो हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में से फोर्थ फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या आता है? प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, और उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के बाद हमारा एक और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रह जाता है, वो क्या है? कंट्रोलिंग, जिसको हम नेक्स्ट जो वीडियो सेशन है उसके अंदर कवर कर देंगे। अब देखो, जो हमारा डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग से पहले हमने तीन है वो हमने पहले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम पहले ही पूरे कर चुके हैं। प्लानिंग्स में हम प्लान्स बनाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लोगों की टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड कर देते हैं। उसके बाद स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? पोस्ट को फिल करते हैं। डायरेक्टिंग में एक्चुअल में काम शुरू होता है, क्योंकि एक्चुअल में तो हम यहाँ पे जो है सही में काम शुरू करेंगे। कैसे? क्योंकि प्लानिंग में प्लान्स बनाए, ऑर्गेनाइजिंग में ओनली स्ट्रक्चर डिसाइड किया, उसके बाद लोगों को फिल किया। लेकिन एक्चुअल में लोगों को बताया कहाँ जा रहा है, लोगों को कम्युनिकेट कहाँ किया जा रहा है, लोगों को मोटिवेट कहाँ पे किया जा रहा है, वो किया जा रहा है डायरेक्टिंग में। ठीक है, तो डायरेक्टिंग का मतलब यही है कि यहाँ पे अब हमने लोगों को गाइड करना है, लोगों को बताना है कि आपको ये काम किस तरीके से करना है। टाइम टू टाइम जो है लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करना है, उनको टाइम टू टाइम जो है हमें कोई भी बात बतानी है, कोई भी ऑर्डर देना है, यानी कि उनको कम्युनिकेट करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो किसमें कवर अप होती है? डायरेक्टिंग में। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, यानी कि लोगों को बताना, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दैट द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। अब आपको पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमने काम करने हैं। तो लोगों को बताया जाता है कि आपको ये काम किस तरीके से करना है, लोगों को गाइड किया जाता है, लोगों को टाइम टू टाइम जो है मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, कि हाँ भाई आप कर सकते हो, आपके अंदर इतना दम है कि आप ये वाला काम कर सकते हो। अब उनको मोटिव ये होता है कि हमें तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करवाना है। उनको जो मोटिवेशन है वो हम पॉजिटिव तरीके से भी दे सकते हैं, नेगेटिव तरीके से भी दे सकते हैं। किसी से प्यार से भी काम करवा सकते हैं, किसी को डांट फटकार के भी काम करवा सकते हैं। ठीक है, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसको किस तरीके की आदत है, किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है। तो डायरेक्टिंग में लोगों को बताया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है, यानी लोगों को मोटिवेट किया जाता है। इसके बाद है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग में फर्स्ट फंक्शन क्या है? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन का मतलब क्या है? अभी तक तो अब प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। एक्चुअल में काम कहाँ शुरू होता है? वो होता है हमारे पास काम शुरू डायरेक्टिंग में। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टिंग में यहाँ पे हम लोगों को क्या कर रहे हैं? लोगों को बता रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। तो इनिशिएट एक्शन में ये तीनों पॉइंट जो है वो कवर अप हो जाते हैं, यानी लोगों का एक्चुअल में काम कहाँ शुरू होता है? वो होता है डायरेक्टिंग में। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में यानी कि परवेसिव है, हर जगह जो है डायरेक्टिंग होती है। हर जगह किसी न किसी को बताना पड़ रहा है कि हाँ भाई आप काम ऐसे करो, लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, लोगों को काम करवाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। यानी कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में जो लिंक है वो यहीं पे जो है एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, सुपीरियर कौन होता है? जो बॉस, सबऑर्डिनेट जो उसके अंडर वर्कर काम करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप इस तरीके से लिखोगे। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर आते रहते हैं, मैनेजर जाते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डायरेक्टिंग की प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है, लोगों को बताया तो जाता ही है कि हाँ भाई आप काम ऐसे करो। नेक्स्ट डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, यानी कि जो बॉस है अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को, अब देखो ए है, ए के बाद फिर बी है, बी के बाद फिर सी है। अब ए का जो इमीडिएट सबऑर्डिनेट है वो कौन है? बी। यानी कि अगर इसको कोई ऑर्डर देना है, ये किसको देगा? बी को, और बी किसको ऑर्डर देगा? सी को। तो इस तरीके से डायरेक्टिंग ऊपर से नीचे तक चलती है। तो ये हो गए इसके फीचर्स। अब इसके बाद इसके एलिमेंट्स देखो। एलिमेंट्स क्या है? सुपरविजन, यानी कि लोगों के काम के ऊपर नजर रखी जाती है कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे वर्कर किस तरीके से काम कर रहे हैं, दैट इज सुपरविजन। ठीक है, काम ढंग से कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो उनको बताया जाएगा कि इस तरीके से कर लो। मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि हाँ भाई आप कर सकते हो, आपके अंदर इतना टैलेंट है, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, वो अलग बात है कि हाँ भाई कोई पर्सन जो है प्यार से बात मान जाता है, कोई गुस्से से। तो लोगों को पॉजिटिव तरीके से भी मोटिवेट किया जा सकता है और नेगेटिव तरीके से भी मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है लीडरशिप, यानी कि एक मैनेजर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो दूसरों को अपने अंदर क्या कर सके? इन्फ्लुएंस कर सके कि हाँ मैं जो बात वो मनवाना चाहे
वो अपने वर्कर से मनवा सके, ठीक है, उनके बीच में अच्छे रिलेशन बना के रख सके। कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी फीलिंग्स वगैरह जो है दूसरों के साथ शेयर करना, लोगों को अपने आइडिया शेयर करना, ये सब किस में आ जाता है, कम्युनिकेशन में। अगर आ जाता है केस स्टडी के अंदर कि इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के एलिमेंट्स है, तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट कितने हैं आपके, 4। ये आपका केस स्टडी में आ जाता है कि डायरेक्टिंग के एलिमेंट जो है वो बताओ इसमें से कौन सा आइडेंटिफाई हो रहा है, या कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब आपके पास 5 फंक्शन होते हैं। अगर ये पूछे कि यहाँ पे कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में से किसका एलिमेंट है, तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे पहले तो डायरेक्टिंग के बाद आपके 4 फंक्शन होते हैं ये। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इट इनिशिएट एक्शन, यानी कि इसमें एक्चुअल में काम यहीं पे शुरू होता है। अब जो आपका बॉस है वो आपको क्या कहता है कि यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है आप मुझे बताओ, ठीक है, अब यहाँ से हम अपना काम जो है वो शुरू करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप हमें बताओ, अब हम अच्छे से उसको हैंडल करेंगे। मान लो वो प्रोडक्शन के बारे में कहता है कि हाँ भाई आप प्रोडक्शन के बारे में मुझसे पूछो, आपको आगे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में मेरे से पूछो और आगे का काम अपना शुरू करो। नेक्स्ट है इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स का मतलब क्या है कि हाँ भाई ये सभी एम्प्लॉइज को, ठीक है, क्योंकि हमें मिलजुल के काम करना होता है। एक लीडर तभी एक अच्छा माना जाता है जब वो सबको मिला जुला के काम कराए, ठीक है, आपस में लड़ाई करवाए वो कोई अच्छा लीडर नहीं है। अगर आपस में प्यार से सभी को मिला जुला के वो काम करवाए, कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम करवाए, ठीक है, क्योंकि सभी के टीम वर्क से ही काम पॉसिबल हो सकता है, सभी के टीम वर्क से ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा टैलेंट होना चाहिए एक लीडर में कि हमें वो इस तरीके से अपना काम करवाए। तो इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट, सभी को मिलजुल के काम करना है। डायरेक्टिंग में एक लीडर का काम यही है। नेक्स्ट है इट अटेम्प्ट टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है वर्कर, कि एक वर्कर को जो काम सबसे बेस्ट करना आता है उससे कम से कम वो तो करवा लो। एक वर्कर है कि यहाँ भी उसको एक मशीनरी पे तो काम करना आता है, दूसरी मशीनरी पे उसको काम नहीं करना आता, लेकिन जिस मशीनरी पे उसको काम करना आता है, जो प्रोसेस उसको आती है वो अच्छे से आती है, तो आप उसी वाली मशीनरी पे उसको काम करवा लो, वही वाली चीज उससे करवा लो जो उसको बेस्ट तरीके से करना आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ भी जो भी वर्कर जो है जिस चीज में भी उसका इंटरेस्ट होता है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो आपको हर एक वर्कर से वही काम करवाना चाहिए जो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट है इट फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। अब देखो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज करोगे तो आपके वर्कर्स आपके ऊपर भड़केंगे कि हाँ भाई हमें तो कोई चेंज चाहिए ही नहीं, वो रेजिस्ट करेंगे कि हाँ भाई कोई चेंज होना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक लीडर के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने जितने भी सबऑर्डिनेट है, जितने भी वर्कर है, वो उनको इन्फ्लुएंस कर सके कि नहीं ये वाला चेंज आपके लिए जरूरी है, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है, इससे आप ही का काम जल्दी से होगा। कोई बात नहीं, अगर आपको काम नहीं भी आता तो वो हम आपको सिखा देंगे। पहले के टाइम में देखो जैसे जो है सभी मैनुअल काम करते थे, एकदम से कंप्यूटर्स आ गए तो लोगों को तो वहां पे भी तो किसी ने समझाया होगा आपका ही काम जो है इससे आसान हो जाएगा कि अगर कंप्यूटर्स आए हैं तो आपका ही काम आसान होगा। लोगों को ठीक है ये डर तो था कि हाँ भाई अब हमें कंप्यूटर चलाना ना आया तो भी हमें जॉब से निकाल देंगे, लेकिन ये भी फैक्ट था कि यहाँ पे कंप्यूटर के आने से काम जल्दी भी होता है और लोगों का ही काम आसान भी हुआ है। और लोगों को वहां पे हमें उनकी कमियां नहीं गिनवानी कि आपको ये काम नहीं आएगा। हम उनको क्या कहेंगे कि अगर आपको काम नहीं आएगा तो हम आपको उस बात की ट्रेनिंग देंगे, तो वो वहां पे रेसिस्ट नहीं करेंगे, वो आपको मना नहीं करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन में नया चेंज होने देंगे। देखो हमारा जो एनवायरमेंट है वो डायनामिक है, उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से चेंज होते रहते हैं। तो हम भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तभी टिक के काम कर सकते हैं अगर हम अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करें। तो बस उसमें यही बात है, वो मना आपको तभी नहीं करेंगे जब आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप उनको आसानी से मना सकें। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इट क्रिएट स्टेबिलिटी एंड बैलेंस द ऑर्गेनाइजेशन। आप देखो एक वर्कर क्या चाहता है कि हाँ भी हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या कहती है, अब देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहती है कि आपको अपना जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव करना है, जितनी ज्यादा जल्दी आप वो अचीव करोगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। तो आप दोनों ही सिचुएशन को बैलेंस करवा रहे हो ना, उधर से तो आप कह रहे हो कि हाँ भाई आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करो तभी आपका जो है प्रॉफिट आपको बढ़ के मिलेगा या आपको बोनस जो है बढ़ के मिलेगा। तो इस तरीके से आप बैलेंस वे से काम करा रहे हो, स्टेबिलिटी इससे क्रिएट होती है। तो बस यही कुल मिला के है आपके इस चैप्टर में। तो यहाँ तक का जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वाला चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।